परम श्रद्धेय मां शारदे को वंदन। मैं सभी विद्यार्थियों, मित्रों और दोस्तों को बसंत पंचमी के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल की क्लास के अंतर्गत जो हम बात कर रहे थे वो विधायिका के संदर्भ में बात कर रहे थे। और जो विधायिका होती है, जैसा आप जानते हैं, शासन या जो सरकार होती है उसके 3 अंग होते हैं। शासन जो सरकार है, सरकार के 3 अंग होते हैं। और सरकार के जो 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला जो आता है व्यवस्थापिका, और दूसरा जो होता है वो कार्यपालिका, और तीसरा जो अंग होता है वो न्यायपालिका होता है। न्यायपालिका तो शासन या जो सरकार होती है मोस्टली रूप में जो है 3 अंगों से मिलकर के बनती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और जो है न्यायपालिका। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम व्यवस्थापिका के संदर्भ में बात कर रहे थे, जिसको विधायिका के नाम से भी जाना जाता है। और जो है सरकार जो होती है वो राज्य के लक्ष्यों और उद्देश्यों की क्या करती है, पूर्ति करती है। राज्य के वर्तमान संदर्भ में जो है 4 अंग माने गए हैं, जिसमें जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता आती है। तो राज्य के को मूर्त रूप जो प्रदान करने का जो कार्य करती है, राज्य की जो विल होती है, इच्छाएं होती हैं, उन सबकी जो पूर्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, सरकार के द्वारा की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हमने कल की क्लास के अंतर्गत, ये आज की जो हमारी क्लास है ये सेकंड क्लास है, और विधायिका के अंतर्गत हमने देखा था कि विधायिका या व्यवस्थापिका को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा जापान में डाइट बोलते हैं, ब्रिटेन में संसद बोलते हैं, भारत में संसद बोलते हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड में संघीय सभा के नाम से इसको जाना जाता है। और जो चीन है, चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्थापिका का जो काम होता है वो मोस्टली जो होता है वो देश के लिए जो है क्या बनाना होता है, कानूनों का निर्माण करना होता है। तो देश में कानून बनाने वाली जो संस्था होती है वो व्यवस्थापिका होती है या विधायिका होती है। विधायिका का मतलब जो कानूनों का क्या करता है, विधि का क्या करती है, निर्माण करती है। तो हमने हमारे देश के संदर्भ में हमने बात की थी कि जो हमारे यहाँ पे जो विधायिका है, विधायिका मोस्टली रूप में जो है 2 रूपों में हमें देखने को मिलती है। एक तो जो है संघीय स्तर पर, कौन से स्तर पर, संघीय स्तर पर जो केंद्रीय स्तर है, और संघीय स्तर पर जो हमारी जो विधायिका है वो कौन है, वो संसद है। ठीक है, संघीय व्यवस्थापिका का जो दर्जा दिया गया है वो किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। और राज्य के अंतर्गत जो राज्य की जो विधायिका होती है, राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका, तो राज्य की विधायिका के अंतर्गत जो आता है इसको बोलते हैं राज्य का विधानमंडल। ठीक है, क्या कहा जाता है, राज्य का विधानमंडल। तो जो संसद है, संसद देखिए विद्यार्थियों कि जो व्यवस्थापिका होती है एक सदनात्मक भी हो सकती है और द्विसदनात्मक। तो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसद द्विसदनात्मक है, जिसके जो सदन है, एक तो कौन सा आता है, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, और दूसरा जो है राज्यसभा। एक लोकसभा हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा जो होती है वो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। जैसा डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिलता है उस दल की क्या बनती है, सरकार बनती है। और उस दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जो लोकसभा है, लोकसभा ये संपूर्ण देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। ठीक है, जनता का प्रतिनिधित्व। और भारत में संघीय व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था। तो जो राज्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया, राज्यों का प्रतिनिधित्व जो करने वाला जो सदन है वो कौन सा होता है, राज्यसभा। और राज्यसभा में राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। ठीक है, तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा प्लस में राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। ठीक है, तो कंप्लीटली रूप में हम जो संसद के नाम से जानते हैं या संसद जिसको कहेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को हम सामूहिक रूप में क्या कहेंगे, संसद कहेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, राज्य की विधायिका के अंतर्गत हम बात करें तो राज्यों में जो है, भारत के ज्यादातर राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल को जो है अपनाया गया है, अर्थात एक सदन है ज्यादातर राज्यों में, और उस एक सदन का नाम कॉमनली जो होगा वो विधानसभा होगा।
ठीक है। तो विधानसभा राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या है, सदन है। और भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो दूसरा जो सदन होता है वो विधान परिषद होता है। कौन सा होता है, विधान परिषद। डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास के अंतर्गत हम बात कर चुके थे कि जो लोकसभा है और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। इसके अलावा लोकसभा जो है देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है और जो है लोकसभा का सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा को समय से पूर्व जो है राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। तो हम शक्तियों के संदर्भ में बात कर रहे थे। इसके अलावा राज्य की विधायिका के अंतर्गत बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और विधान परिषद का कितना होता है, 6 वर्ष होता है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर जो है इनको क्या किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है। और विधान परिषद जो है भारत के 6 राज्यों में है। डियर स्टूडेंट्स, 6 राज्य जो हैं, जैसे विधान परिषद की हम बात करें तो एक तो जो है आंध्र प्रदेश। कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा यूपी, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा बिहार में। इसके अलावा तेलंगाना में। ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में। इन जो है कौन कौन से हो गए, आंध्र प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया और एक हो गया कर्नाटक। तो ये जो 6 राज्य हैं, 6 राज्यों में द्विसदनात्मक क्या है, विधानमंडल है। पहले 7 राज्यों में था, जेएंडके में भी था, लेकिन जेएंडके को धारा 370 वहां पर क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई और उसको एक केंद्र शासित जो है क्या बना दिया गया, प्रदेश बना दिया गया। ठीक है। तो हमने बात की थी लोकसभा की शक्तियों के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, उससे आगे हम बात करते हैं कि जो लोकसभा है, लोकसभा की शक्तियों के अंतर्गत हमने राज्यसभा के साधारण विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों को साधारण जो है जो शक्तियां हैं वो समान प्राप्त है। लेकिन जो राज्यसभा की विशेष शक्ति के संदर्भ में भी हमने बात की थी कि एक तो अनुच्छेद 249 जो है 249 आर्टिकल और एक जो है 312, ये दो जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत राज्यसभा को जो है विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं कि राज्यसभा जो है अपने सदस्यों के प्रस्ताव के माध्यम से, बहुमत के माध्यम से जो है किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय विषय का जो है महत्व घोषित कर सकती हैं। इसके अलावा 312 जो है, 312 में इस बात का जो उपबंध किया गया है कि जो राज्यसभा होती है वो भारत में नई अखिल भारतीय सेवाओं का क्या कर सकती है, सर्जन कर सकती है। ठीक है। तो ये 2 अनुच्छेदों के अंतर्गत राज्यसभा को जो है विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जो है धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा के पास में शक्ति होती है कि धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। इसके अलावा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस बात का जो जजमेंट करता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, स्पीकर के द्वारा किया जाता है, जिसका हमने कल संदर्भ में बात की थी कि लोकसभा अध्यक्ष के जो सदस्य, लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। और जो स्पीकर होता है लोकसभा सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन में शांति व्यवस्था को बनाए रखता है और कोई अनुशासनहीनता करता है तो उसको जो है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक वह कार्यवाही कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आगे। यहाँ तक हमने देखा था। इसके बाद में जो है कि अब हम जो बात करेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में कर चुके थे, अध्यक्ष की शक्तियां हमने देखे थे। इसके बाद में लोकसभा की शक्तियों के संदर्भ में हम बात कर रहे थे कि जो विधायी शक्तियों के बारे में बात की, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति होती है, फाइनेंशियल पावर इसके पास में होती है और अन्य शक्तियों के अंतर्गत की लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंतर्गत जो है क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पारित प्रस्ताव का अनुमोदन यदि लोकसभा नहीं करे तो उसे हटाए जाने की प्रक्रिया जो है पूरी नहीं होती है और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए भी जो है लोकसभा के परमिशन या जो है सहमति क्या होती है, आवश्यक होती है। ठीक है।
इसके अलावा जो है तो ये अन्य शक्तियों के अंतर्गत थी, अदर पावर्स थी लोकसभा के अंतर्गत। और इसके अलावा जो है कि सत्र की हमने बात की थी कि संसद के सत्र, संसद समय समय पर विभिन्न सत्रों के लिए एकत्रित होती है, संसद के सदस्य बैठक करते हैं। और भारत में साधारणतः वर्ष में 3 बार जो है संसद के सत्र जो है आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बजट सत्र होता है जो कि प्राय फरवरी से मई तक चलता है, और मानसून सत्र जुलाई से अगस्त, और शीतकालीन जो सत्र होता है नवंबर से दिसंबर तक चलता है। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति का अभिभाषण कि लोकसभा के चुनाव होने के बाद में पहले सत्र की शुरुआत पर और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले के सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। इसके अलावा जो है एक लेग डक सत्र या पंगु सत्र के नाम से भी जो है एक होता है, यह नई लोकसभा के गठन से पहले और वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते वे लेग डक कहलाते हैं। इसके अलावा जो है तो ये प्रमुख रूप से जो है सत्र। इसके अलावा संसद की कार्यवाही, और संसद की कार्यवाही के अंतर्गत प्रथम बैठक आती है जो सुबह 11 बजे शुरू होकर के और भोजनावकाश तक चलती है। द्वितीय बैठक जो होती है भोजनावकाश के बाद शुरू होकर के चलती है, और जबकि पीठासीन अधिकारी उसे स्थगित नहीं करें। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स प्रश्नकाल होता है जो कि संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा 11 से 12 बजे तक का समय होता है, उसको जो है प्रश्नकाल, यानी कार्यपालिका पर जो है नियंत्रण रखा जाता है। और कार्यपालिका पर जो नियंत्रण के जो साधन है, जैसे प्रश्न पूछकर, पूरा प्रश्न पूछकर, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, काम रोको प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, आदि के माध्यम से जो है इसको कंट्रोलाइजेशन किया जाता है, नियंत्रण में रखा जाता है। इसके अलावा जो शून्यकाल होता है, तो शून्यकाल के तुरंत, प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 बजे से 1 बजे तक की अवधि का जो काल होता है वो शून्यकाल कहलाता है। और शून्यकाल का प्रावधान संसद की प्रक्रिया संबंधी नियमों में अधीन नहीं है। इसके अलावा जो है विश्वास प्रस्ताव के मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार यह अनिवार्य है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास क्या होना चाहिए, हासिल होना चाहिए। और अविश्वास जो प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, कि यह संविधान के अनुच्छेद 75 से संबंधित है और इसे भी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा के नियम 198 के अंतर्गत इसकी प्रक्रिया क्या की गई है, बताई गई है। और जो निंदा प्रस्ताव होता है कि यह प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। यह भी विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। इसके अलावा विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है, जो सदन के किसी भी सदस्य द्वारा ऐसे प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। किसी मंत्री द्वारा संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के उल्लंघन की स्थिति में यह प्रस्ताव लाया जाता है। और जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, किसी अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति से सदन का कोई सदस्य मंत्री के ध्यान आकर्षण के लिए यह प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकता है। ऐसी स्थिति में मंत्री तुरंत भाषण दे सकता है, अन्यथा किसी और दिन भाषण देने के लिए समय मांग सकता है। और जो स्थगन प्रस्ताव होता है, 50 सदस्यों के समर्थन और पीठासीन जो अधिकारी होता है उसकी अनुमति से यह प्रस्ताव सदन में पेश किया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। इसके अलावा धन्यवाद प्रस्ताव होता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा और मतदान होता है। राष्ट्रपति का भाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया गया होता है, जिसमें सरकार की भावी योजनाएं तथा कार्य निष्पादन का वर्णन होता है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना सरकार के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं मोस्टली रूप में अब विधेयक के संदर्भ में। ठीक है, संसद में जो विधायी प्रक्रिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट की संसद में विधायी प्रक्रिया महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखना आपको। संसद में विधायी प्रक्रिया, विधायी जो कानून बनने की जो प्रक्रिया है, जिसको विधायी प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, देश में कानून बनाने वाली जो सर्वोच्च जो संस्था है वो कौन है, संसद है। जैसा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच में जो है शक्तियों का वितरण किया गया है, बंटवारा किया गया है, और शक्तियों का जो विभाजन किया गया है मोस्टली रूप में जो है केंद्र राज्यों के जो संबंध होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं विधायी संबंध, दूसरे होते हैं प्रशासनिक संबंध,
इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो है वित्तीय संबंध आते हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस जो होते हैं, केंद्र सेंट्रल बिटवीन द स्टेट रिलेशंस। तो जो संसद है और जो विधायी संबंधों के अंतर्गत जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध है, विधायी संबंधों को 3 सूचियों के अंतर्गत जो है बांटा गया है। इतनी सूचियों के अंतर्गत 3 सूची हैं, जिसमें एक तो आती है संघ सूची। कौन सी सूची आती है? संघ सूची। दूसरी जो आती है वो राज्य सूची, और तीसरी जो सूची होती है वो समवर्ती सूची होती है। 3 सूचियां हैं जिसके अंतर्गत जो है शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। तो संघ सूची में जो है, जो फेडरल जो राष्ट्रीय महत्व के विषय है, जैसे डाक तार है, रक्षा है, परमाणु है, इसके अलावा वैदेशिक संबंध है, संधियां है, इसके अलावा मुद्रा है, बैंकिंग है। तो ये जो ऐसे जो महत्वपूर्ण जो विषय है, मोस्टली जो विषय ये जो है राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, और राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं पहले इस संघ सूची में जो है 97 विषय थे, और बाद में जो है 3 और हो गए। तो इसमें वर्तमान में जो इसकी संख्या है विषयों की वो कितनी हो गई है? 100। और राज्य सूची में कितने थे? 66 थे, और 66 में से फिर 5 लेस कर दिए गए तो 61 है। और जो समवर्ती सूची है इसमें जो 47 थे, 5 इसमें ऐड हो गए थे, तो कितने विषय हो गए? इसमें 52 विषय हो गए। तो राज्य सूची के विषयों पर तो राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है, और जो संघ सूची है, संघ सूची के विषयों पर कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं? संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। और जो विधायी प्रक्रिया का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 107 से और 111 तक किया गया। ध्यान रखना कि संविधान का जो अनुच्छेद है, संविधान के अनुच्छेद जो है 107 से लेकर के और 111 तक, ठीक है, 107 से लेकर के और 111 तक जो है इसका जो है संक्षेप में उल्लेख किया गया है अंतर्गत। और इसके साथ साथ लोकसभा तथा राज्यसभा के नियम भी विधायी प्रक्रिया को क्या करवाते हैं? पूरा करवाते हैं। कोई भी कानून शुरुआत में विधेयक होता है। क्या होता है? शुरुआत में विधेयक होता है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता हूँ कि जो विधेयक होता है, विधेयक का जो मतलब होता है, जो ड्राफ्ट होता है कानून का प्रस्तावित जो प्रारूप होता है। ध्यान रखना कि कानून का प्रस्तावित जो प्रारूप होता है, कानून का प्रस्तावित प्रारूप, ठीक है, क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। कानून के प्रस्तावित प्रारूप को जो है क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। ध्यान रखना, पूछा जाए कि विधेयक का मतलब क्या है, तो कानून का जो प्रस्तावित जो प्रारूप होता है वो क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेयक। और जो विधेयक होता है जनरली रूप में जो है, इसके अगर हम टाइप की बात करें तो मोस्टली रूप में जो है, एक तो साधारण विधेयक। कौन सा विधेयक? जो है साधारण विधेयक। विधेयकों के प्रकार की बात करें, विधेयकों के प्रकार, तो एक तो साधारण विधेयक होता है, और एक जो होता है धन विधेयक। इसके अलावा फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक, ठीक है। कौन सा विधेयक हो गया? वित्त विधेयक। तो जो है ये मोस्टली जो है इसके टाइप हैं विधेयक के। और जो साधारण जो विधेयक होता है कि साधारण विधेयक अन्य 3 प्रकारों के विधेयक धन, वित्त और संविधान संशोधन विधेयक से क्या होता है? अलग होते हैं। कौन से विधेयक? ये साधारण विधेयक। और साधारण जो विधेयक है यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। इस विधेयक को संसद के किसी भी सदन में जो है इसको पेश किया जा सकता है। ध्यान रखना, पेश किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में इसको क्या किया जा सकता है? पेश किया जा सकता है। और जो है प्रथम चरण, सामान्यतः जो है इसके 3 चरण होते हैं, जिसको 3 वाचन होते हैं। प्रथम चरण, इसके अलावा द्वितीय चरण, इसके अलावा तृतीय चरण, और उसके बाद में दूसरे सदन में भेजा जाता है, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं कि जो प्रथम वाचन है, नंबर 1 पे प्रथम वाचन, इसके अलावा द्वितीय वाचन, इसके अलावा तृतीय वाचन। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। कोई भी विधेयक के मोस्टली रूप में कितने वाचन होते हैं?
3 वाचन होते हैं। तो प्रथम जो चरण होता है, इस वाचन में सामान्यतः विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होती है, सिर्फ सदन की क्या प्राप्त होती है कि सदन से अनुमति ली जाती है। सदन से क्या ली जाती है? परमिशन ली जाती है, अनुमति ली जाती है। और अर्थात प्रथम वाचन में विधेयक को पेश किए जाने से लेकर के राजपत्र में प्रकाशित करने तक की जो है क्या होती है, इसमें प्रक्रिया होती है। विधेयक को पेश करने व राजपत्र में प्रकाशित करने। राजपत्र का मतलब होता है सरकार या जो शासन से संबंधित जो पत्र है उसको राजपत्र बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, शासन या सरकार का जो राजपत्र होता है, ठीक है, इसको राजपत्र बोलते हैं। और जो है जनरली इसकी प्रक्रिया तक यहाँ तक शामिल होती है। द्वितीय चरण के अंतर्गत विधेयक के सभी उपबंधों पर विस्तृत रूप से क्या होती है? चर्चा होती है। ध्यान रखना, क्या होती है? विस्तृत रूप से इस पर चर्चा होती है। विस्तृत रूप से इस पर क्या होती है? चर्चा होती है। और इसके अलावा जो है इस चरण में जो है अंतर्गत विधेयक 3 उप चरणों से होकर गुजरता है। और साधारण बहस की अवस्था होती है, समिति अवस्था और विचार की अवस्थाओं से होता हुआ विधेयक नए रूप में सामने आता है, अर्थात संशोधन प्रस्ताव पर मतदान का कार्य पूर्ण कर लिया जाता है यदि संशोधन इसमें क्या हो? जरूरी समझे, अपेक्षित हो। इसके अलावा जो तीसरी जो प्रक्रिया है कि तृतीय वाचन में संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। ठीक है, विधेयक को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की क्या होती है? इसमें संपूर्ण चर्चा होती है। क्या होती है? इसमें संपूर्ण चर्चा होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है इस संबंध में चर्चा होती है और इस चरण में कोई भी संशोधन नहीं किया जाता है। यदि सदन का अपेक्षित बहुमत उसका समर्थन कर देता है तो विधेयक क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। और उसके बाद में विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा सदन, जिस संसद के 2 सदन है, संसद हमारी द्विसदनात्मक, संसद क्या है? द्विसदनात्मक है। पहला लोकसभा और दूसरा जो है राज्यसभा। लोकसभा देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है और राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, जो कि राज्यों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। तो एक सदन से जब पारित हो जाता है विधेयक तो उसको जनरली जो है दूसरे सदन में भेजा जाता है, यानी राज्यसभा में। यदि लोकसभा से पारित होता है तो उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। इसके अलावा जो है इसके समय दूसरे सदन के पास में जो है जनरली जो विकल्प होते हैं कि एक तो विधेयक को बिना किसी संशोधन के क्या कर दें? पारित कर दें। एक तो ये विकल्प होता है। दूसरा, कुछ संशोधन सहित प्रथम सदन को वापस भेज दें, विधेयक को अस्वीकार कर दें या विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करें। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखना कि दोनों सदनों के बीच अगर गतिरोध की स्थिति होती है तो राष्ट्रपति किसी विधेयक को लेकर के लोकसभा या राज्यसभा के बीच में गतिरोध की स्थिति होती है तो जो राष्ट्रपति होता है, हमारा प्रेसिडेंट, वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो है बैठक बुलाता है। लेकिन इसमें जो अध्यक्षता की जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि किसी विधेयक को लेकर के अगर दोनों सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो संसद दोनों सदनों की संयुक्त क्या बुलाता है? बैठक बुलाता है। लेकिन इसमें अध्यक्षता जो की जाती है, महत्वपूर्ण बिंदु है, अध्यक्षता जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा न की जाकर के, और जो स्पीकर होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसके द्वारा क्या की जाती है? अध्यक्षता की जाती है। इसके अलावा जो है ये आपको ध्यान रखना है, संयुक्त बैठक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में नहीं बुलाई जा सकती है। आपको और विशेष ध्यान रखना है कि जो संयुक्त बैठक होती है वो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक से संदर्भ में नहीं बुलाई जा सकती। यह केवल साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयकों के मामलों में बुलाई जा सकती है। यदि इस बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है, अगली प्रोसेस इसके बाद में आती है राष्ट्रपति से परमिशन के संदर्भ में। हमारा जो प्रेसिडेंट होता है देश का, राष्ट्रपति
जिसके नाम से देश का शासन चलता है, और राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम क्या होता है, नागरिक होता है। संवैधानिक पदों के क्रम में हम देखें तो राष्ट्रपति देश का जो है सर्वोच्च क्या होता है, पद होता है। लेकिन हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो है जो कार्यपालिका है वो दो रूपों में देखने को मिलती है। कार्यपालिका के 2 टाइप हैं, एक तो वास्तविक कार्यपालिका होती है और एक जो है नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। तो वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं, जबकि नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है उसमें राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो जो है नेक्स्ट है जो इसका जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के संदर्भ में बात करें तो दोनों सदनों से पारित होने के बाद में जो विधेयक होता है, जो कानून का प्रस्तावित प्रारूप होता है, उसको अनुच्छेद 111 के तहत, ध्यान रखना आर्टिकल जो है अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। किसके पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। आर्टिकल आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 111 के तहत। ठीक है, और इस संदर्भ में राष्ट्रपति के पास में जो विकल्प होते हैं, डियर स्टूडेंट्स विशेष रूप से ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के पास में जो विधेयक भेजा जाता है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 111 के तहत। ठीक है, और राष्ट्रपति के पास में जो विकल्प होते हैं वो कौन कौन से विकल्प होते हैं, विशेष रूप से आपको जो है ध्यान रखना है। विकल्पों की हम बात करें परमिशन के संदर्भ में, तो एक तो क्या है कि जो है एक तो विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। एक तो ये विकल्प होता है कि विधेयक पर राष्ट्रपति जो है अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे। एक तो ये विकल्प होता है कि ये तो उस पे स्वीकृति प्रदान करते हैं, इसके अलावा अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लें, अपनी स्वीकृति जो है सुरक्षित रख लें, स्वीकृति सुरक्षित रख लें, सुरक्षित रख लें। डियर स्टूडेंट्स इसको जो है पॉकेट वीटो भी बोला जाता है। कौन सा वीटो, पॉकेट वीटो। और सर्वप्रथम जो है इसका प्रयोग के संदर्भ में बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इसका जो है प्रयोग किया गया था डाक विधेयक के संदर्भ में। तो इसको जो है पॉकेट वीटो भी बोलते हैं, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं और दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। ठीक है, ये 3 विकल्प होता है कि दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति इसको क्या कर सकता है, लौटा सकता है। इसके अलावा जो है यदि यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा संशोधित करके अथवा बिना संशोधित किए पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दोनों सदनों द्वारा बिना किसी संशोधन के पुनः अगर राष्ट्रपति को लौटाया जाता है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है, और इस प्रकार राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तो विधेयक अधिनियम और एक्ट में बदल जाता है। जब कोई विधेयक और विधेयक का अर्थ आपको मैंने बताया था कि जो विधेयक होता है, बिल होता है, विधेयक का मतलब होता है जो कानून का जो ड्राफ्ट होता है, कानून का जो प्रस्तावित जो प्रारूप होता है उसको क्या कहा जाता है, विधेयक कहा जाता है। और जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास में जो है 3 जो है विकल्प होते हैं, लेकिन फिर से अगर दोनों सदनों के द्वारा जो है विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है संशोधित करके अथवा बिना संशोधित किए हुए, तो राष्ट्रपति को उस पर जो है क्या देनी पड़ती है, परमिशन देनी होती है, और राष्ट्रपति इसके लिए क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। तो जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स विधेयक पर, तो विधेयक फिर किसका रूप ले लेता है, विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है, विधेयक क्या बन जाता है, विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, राष्ट्रपति की स्वीकृति या सहमति प्राप्त होते। ठीक है, विधेयक किसमें बदल जाता है, कानून में बदल जाता है। फिर हम ये साधारण विधेयक के संदर्भ में हमने बात की, अब हम बात करते हैं धन विधेयक के संदर्भ में।
नेक्स्ट जो विधेयक है, जो इसका जो प्रकार है, टाइप है, कौन सा आता है? धन विधेयक। धन विधेयक, मनी बिल, ठीक है। सेकंड नंबर पे धन विधेयक, धन विधेयक। और जो संविधान के अनुच्छेद 110 में, ध्यान रखना, ये जो है संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जो है धन विधेयक से संबंधित शर्तें बताई गई हैं कि किसी कर को लगाया जाना, समाप्त किया जाना, परिवर्तित किया जाना या विनियमित किया जाना, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या उसका विनिमय करना, ये जो आता है ये किसके अंतर्गत आता है? ये धन विधेयक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? धन विधेयक के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कि भारत की जो संचित निधि है, आकस्मिक निधि है। सरकार के पास में दो तरह की निधि होती है, एक संचित निधि होती है और एक आकस्मिक निधि, जिसमें धन जमा करना या निकालना, ये भी धन विधेयक के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भारत की संचित निधि से धन का विनियोग किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना और व्यय घोषित करना, भारत की संचित निधि या लोक लेखा में कोई धन प्राप्त करना, और जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में इस बात का प्रावधान किया गया है 110 के सेक्शन 2 के अंतर्गत कि निम्नलिखित प्रकार से बने विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आएंगे। कौन कौन से? एक तो किसी जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड से संबंधित, किन्हीं सेवाओं या लाइसेंसों के फीस से संबंधित, किसी स्थानीय प्राधिकारी निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए कोई कर लगाने या हटाने से संबंधित। इसके अलावा 110 के सेक्शन 3 जो अनुच्छेद है 110 के सेक्शन 3 के अंतर्गत, ध्यान रखना, 110 के सेक्शन 3 के अंतर्गत जो है धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक का निर्धारण, धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस बात का जो जजमेंट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो है धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से, किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से जो है लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 117 अनुमति से ही सर्वप्रथम कहां पेश किया जा सकता है? लोकसभा में। लोकसभा में जो है पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। और जो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, ये अनुच्छेद 117 के अंतर्गत है, ठीक है। आर्टिकल जो है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। इसके अलावा जो है धन विधेयक यदि लोकसभा से पारित करके राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा के पास इस मामले में बहुत सीमित अधिकार होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो है सीमित का मतलब कि राज्यसभा के पास में बहुत ही कम इस संदर्भ में पावर होती है, शक्ति होती है। और धन विधेयक को राज्यसभा न केवल संशोधित कर सकती है, न ही संशोधित कर सकती है और न ही उसे खारिज कर सकती है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा न तो उसमें संशोधन कर सकती है और न ही जो है उसे खारिज कर सकती है। वह अधिक से अधिक 14 दिन तक की अवधि के लिए इसे क्या कर सकती है? रोक सकती है, ठीक है। विलंब कर सकती है केवल राज्यसभा जो है धन विधेयक को जो है 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक है। 14 दिन तक रोक सकती है। तो जो है राज्यसभा की इस मामले में बहुत ही न्यून जो है शक्ति है। केवल हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा के पास में जो है विलंबकारी क्या होती है? पावर होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है
यदि 14 दिनों के भीतर विधेयक पर राज्यसभा द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती तो धन विधेयक उसी रूप में क्या कर लिया जाता है, पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक के संदर्भ में संशोधन के लिए सिफारिश जो है कर सकती है। इसके अलावा इसके बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के तहत मिले अधिकार के अंतर्गत धन विधेयक के संदर्भ में नहीं है। ऐसी स्थिति में उसके पास सिर्फ दो विकल्प होते हैं, या तो वो अपनी स्वीकृति दें या अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लें। लेकिन सामान्यतः राष्ट्रपति धन विधेयक के संदर्भ में अपनी सहमति दे देता है, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद कौन से के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो विधेयक का जो प्रकार आता है वो आता है वित्त विधेयक। पहला कौन सा विधेयक हो गया? पहला हमने साधारण विधेयक के संदर्भ में बात की, उसके बाद में हमने धन विधेयक के संदर्भ में चर्चा की, और अब जो हम बात करेंगे वो जो है वित्त विधेयक के संदर्भ में, फाइनेंशियल बिल। तीसरा जो आता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, तो जो वित्त विधेयक है ये वे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है, ध्यान रखना, वे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है, वित्तीय मामलों से होता है, वित्तीय मामलों से होते हैं। कौन से विधेयक के अंतर्गत आते हैं? वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। और जो है हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हर धन विधेयक तो वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। वित्त विधेयक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। एक तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 से संबंधित, और वित्त विधेयक प्रकार जो है अनुच्छेद 117 सेक्शन 1 के अंतर्गत, और इसके जो प्रकार हैं वित्त विधेयक के प्रकार सेकंड जो 117 के सेक्शन 3 के अंतर्गत आते हैं। वित्त विधेयक के प्रकार फर्स्ट जो है कि इसे राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति मिली है। साधारण विधेयक से संबंधित सारी शक्तियों का प्रयोग राज्यसभा को प्राप्त है, अर्थात वह इसे वित्तीय विधेयक प्रकार फर्स्ट संशोधन और इसे खारिज भी कर सकती है। इस मामले में संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। जब विधेयक राष्ट्रपति को पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो वह या तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसे रोक सकता है, फिर पुनर्विचार के लिए उसे सदन में वापस कर सकता है। और वित्त विधेयक का जो सेकंड प्रकार है कि साधारण विधेयक के समान सारी शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त हैं, अर्थात राज्यसभा इस विधेयक में संशोधन भी कर सकती है एवं इसे खारिज भी कर सकती है, और संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास इस संदर्भ में तीनों विकल्प क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, तो ये जो है विधेयकों के मोस्टली जो प्रकार हैं। अब आता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, और ये जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, ध्यान रखना, संविधान संशोधन जो विधेयक है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत की जो है इसकी जो प्रोसेस हैं 3 प्रकार हैं। एक तो संसद के विशेष बहुमत के जो है जनरली जो फर्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर, साधारण बहुमत के आधार पर, और सबसे पहले तो जो है कि कुछ संशोधन तो जो है संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से कर लिए जाते हैं, और कुछ संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष क्या होते हैं? बहुमत की आवश्यकता होती है। और जो तीसरी जो प्रक्रिया है वो संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत प्लस में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन या उनकी स्वीकृति का होना क्या होता है? आवश्यक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत के संघीय ढांचे से संबंधित मामलों को छोड़कर शेष सभी उपबंधों का संशोधन ऐसे विधेयकों के माध्यम से होता है। विशेष बहुमत में सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए, जिसको हम विशेष बहुमत बोलते हैं। और जो है इसके अलावा
विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में जिन अनुच्छेदों को साधारण विधेयकों के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है, उनको तकनीकी तौर पर संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता है। जैसे अनुच्छेद 2 है, 3 है, 169 और 239। और इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं कि यह विधेयक दोनों सदनों में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है संशोधन से संबंधित इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती है और इस विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, अर्थात वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता। किस पर? संविधान संशोधन विधेयक पर। 24वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा इस बात का क्या किया गया है? ऊपर किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आज की क्लास के अंतर्गत जो विधायिका है या व्यवस्थापिका है, उसके संदर्भ में जो संघ की जो व्यवस्थापिका है और हमने जो महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। निश्चित रूप में आपके लिए ये क्लास जो है उपयोगी होगी। ये सभी यूजी पीजी के जो विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी जो है महत्वपूर्ण हमारी क्लास है। तो निश्चित रूप में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।